लेसन नंबर 8 क्लास 6 हिस्ट्री, गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। लोहे के औजार और खेती। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में, महाजनपद के बारे में, राजा साम्राज्य के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गांव, शहर और व्यापार के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है, गांव, शहर और व्यापार आज हमारा ये लेसन है। और फर्स्ट टॉपिक है लोहे के औजार और खेती। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोहे के औजारों को, लोहे की बात करते हैं। लोहे का प्रयोग कम से कम 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ा होगा हमने, है ना। अगर आपने लेसन नंबर 4 अगर नहीं देखी है, लेसन नंबर 1 to अभी हमारा 8 चल रहा है, 7 तक की वीडियो, सो आप उसे कवर कर लें। ठीक है, बढ़ते उपयोग का प्रमाण, इन जंगलों को साफ करने और कुल्हाड़ियों को जुताई के लिए हल का फाल शामिल है। ठीक है, हमने फाल के बारे में भी लेसन नंबर 5 में पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ पहले कवर कर लिया करो वीडियो। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदम, सिंचाई, देखिए हमने सिंचाई के बारे में पढ़ा। जिस तरह विकास, नए औजार, रोपाई के कदम थे, सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय लोगों ने बनाने शुरू करे। इस चार्ट से, यानी कि इस चार्ट से हम देखेंगे कि किस तरीके से, ये तो बेकार है, आई थिंक इन पढ़ना ज़रूरी नहीं है। गांव में कौन रहते थे, ये इम्पोर्टेंट है। बड़े भूस्वामी, वेलवल्ला, साधारण हलवाहों और उड़वार, भूमिहीन मजदूर, दास, कैडासकिर, अदिमई कहलाते थे ये लोग। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भूजक कहते थे और अक्सर एक ही प्रकार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भूजक के पद पर आमतौर पर गांव के बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर दास मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण यह प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो ग्राम भोजक होते थे वे स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति भी कहते थे। ठीक है, जो गांव के सबसे अमीर लोग होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते थे, ग्राम भूषक कहते थे। ठीक है, ग्राम भूजक कहा जाता था उनको, जो गांव के अमीर लोग होते थे। अतिरिक्त कुछ भी ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरी जमीन पर काम करने की जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्कों की। अच्छा, ये पैराग्राफ है आहत सिक्कों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे। धातु की चादर को काटकर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह छपे हुए थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन भी रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचनाएं करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वह संगम साहित्य में पाए जाते हैं। एग्जैक्टली कि यहाँ पे जो साहित्य लिखे गए हैं वो संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको तमिल रचनाएं प्राचीनतम संगम कहा गया है। सिक्कों की बात करें तो ये भी एक हमारे लिए सोर्स ऑफ नो हिस्ट्री है। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। तो ऐसे कौन से सिक्के थे पुराने जो 500 साल तक चले? आहत सिक्के थे। इसके चित्र नीचे दिए गए हैं, जैसे कि आपने ये देखे ही है। ठीक है, आकृति पर आहत सिक्के हैं। ठीक है, कुछ लिखा तो नहीं था, वैसे विनिमय का साधन ये रहे थे। नगर अनेक गतिविधियों की बात करें, 2,500 साल पहले साल से भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा। यातायात, व्यापार, 2 मुख्य रास्ते स्थित थे। रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला शहर। चारों तरफ से किलेबंदी और अनेक मंदिर आसपास। किसान तथा पशुपालक शहर में रहने के लिए भोजन जुटाते। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। वहां पर 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। और अब हम आगे पढ़ेंगे तो बौद्ध विहार के बारे में। मथुरा के
प्रस्तार खंडों में मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों के द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते हैं कि उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी और बुनने वालों के भी उल्लेख मिलता है यहाँ के अभिलेखों में। ठीक है, शिल्प और शिल्पकार की बात करें तो शिल्प के नमूने, मिट्टी के पुतले, सुंदर बर्तन, चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि जो दूसरे शिल्प अवशेष यहाँ पे नहीं बचे। ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै और प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार, व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लो कि श्रेणी किसे कहा जाता था। जो शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बना रहे थे उन्हें हम श्रेणी कहते थे। श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, लोगों को ट्रेन करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी और श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने के लौटा दिया जाता था और फिर मठ के आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। यानी कि उत्तरी काल में अगर हम चमके पात्र की बात करें तो कठोर, साफ, निर्मित धातु दिखने वाले चमकदार काली सतह वाला पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर अच्छे तापमान पे रखते थे, जिससे परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी और इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन का शीशे जैसी चमक प्रदान करता है। ठीक है, इस तरीके से वहां पर वो बनाया जाता था। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक निरीक्षण हमने किया अरिकामेडु यानी कि पुडुचेरी के अंदर। इसमें हमने लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था जहां दूर दूर से आए जहाजों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला हमें जो गोदाम में रहा हो, शायद भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हों, है ना। और इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। यहाँ एराटाइन जैसी मोहर, काले लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इटली के शहर में के नाम पर एराटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। तो ये अरिकामेडु था। अच्छा, मिला कहाँ से ये याद रखना है ना, कहाँ से मिला ये? भूमध्य सागरीय क्षेत्र एम्फोरा से मिला। ठीक है, अभिलेख के बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि अभिलेख मिले और प्रारंभ तमिल में मिले। ठीक है, तमिल भी लिखी हुई थी कहीं कहीं पर। कुछ ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन रोम था किंतु वह यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले जो छोटे छोटे कुंड में मिले और संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे वो। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल पत्थरों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य भी हमें मिली। तो हम बेसिकली यहाँ पे किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे सोर्स की तो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्रोत की बात ही तो कर रहे हैं, है ना। हमें क्या क्या मिला उन स्रोतों की बात ही तो कर रहे हैं। खूबसूरत बर्तन मिले पुरा स्थल में। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी काले सोने के नाम से उसे बुलाया जाता था काली मिर्च को। व्यापारी तथा सामानों को समुद्री जहाज में सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे और दक्षिण भारत में अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले जो अंदाजा लगाया जाता था उन दिनों रोमन साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। रोमन के अंदर ये लोग काली मिर्च जो थी ना, हमारी काली मिर्च जो थी उसको सोने के भाव में लेते थे। ठीक है, काली मिर्च को, ठीक है, सोने के भाव में लेते थे। व्यापार से जुड़ी कविताएं भी यहाँ पे कुछ पाई गई। ओके, और व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोज निकाले। समुद्र किनारे चलते चलते अरब सागर, बंगाल की खाड़ी पार करते नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अफ्रीका या अरब की पूर्व तट पर से उपमहाद्वीप से पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तट से लगे राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इसमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी मैदान हैं। नदियों की मैदानी इलाके में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। तो ये याद रखना,
अगर नदियों के मैदानी इलाकों में सबसे उपजाऊ मैदान की बात करें तो वो कावेरी मैदान है। ठीक है, इसके अलावा सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति शक्ति हो गई। संगम कविता में कौन सी कविता मूवेंदार की चर्चा मिलती है? तमिल शब्द है जिसका अर्थ है मुखिया। इसमें 3 शासक परिवार मुखियाओं की चोल, चेर और पांड्य, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं को अपने 2 सत्ता केंद्र थे, इनमें एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से में थे। इस तरह केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पतन पुहार कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मुदेर। ठीक है, याद रखना चोलों का पतन कहाँ था? कावेरी पट्टिनम, पुहार था और कावेरी पट्टिनम था। ठीक है, इसके अलावा पांड्यों की राजधानी मुदेरे थी। ठीक है, मुख्य लोगों के नियमित कर बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियान में निकल पड़ते थे, आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लेते थे और कुछ धन में अपने पास रख लेते थे, बाकी निश्चितदारी सिपाहियों में कवियों के बीच में बांट देते थे और उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, हाथी रस, सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र की सतकर्णी था और उनके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सातवाहन शासक दक्षिण पात में स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पात का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरी दक्षिणी क्षेत्र में के लिए ये भी नाम प्रचलित था कि श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन, तमिल में सबसे बड़े भूस्वामी को डैश कहते हैं और भोजों को जमीन पर डैश द्वारा खाई जाती थी। तमिल हलवाहे को डैश कहते हैं। अधिकांश गृहपति डैश भूस्वामी होते हैं। ग्राम, आपने ये क्वेश्चन करना है, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वह शक्तिशाली क्यों होते हैं? गांव में शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहास कौन कौन से तथ्यों का या कौन कौन से साक्ष्यों का उपयोग करते थे? आहत सिक्के कौन से होते थे? हाथी के दांत के, टिन के, सोने के, चांदी के। मथुरा महत्वपूर्ण था गांव पत्तन के लिए या फिर धार्मिक केंद्र के लिए, जंगल क्षेत्र के लिए। श्रेणी किस में आते थे? कृषक आते थे, पशुपालक आते थे, शिल्पकार आते थे या फिर संघ होता था। ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और इस चैप्टर को भी अच्छे से आप कवर करना। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।